तो आखिरकार दिग्गजों पर बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में दांव लगा दिया। यानी दिग्गजों पर दांव। बीजेपी 24 के लिए क्या हो गई तैयार? लोकसभा चुनाव को लेकर अपने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी। 72 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ, लेकिन इस बार जो लिस्ट आई है उसमें कई दिग्गज जिनके नाम को कयास लगाए जा रहे थे कि इन्हें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे और क्यों देरी की जा रही है, उन सबके नाम इस लिस्ट में हैं। सबके नाम, जैसे कि नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, पंकजा मुंडे। महाराष्ट्र की 20 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हुआ है। इनमें से 6 नए चेहरे हैं, जबकि 14 पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, याद होगा आपको। 195 195 उम्मीदवार चुनावी रण में उतारे गए थे। और अब यह दूसरी लिस्ट आई है जिसमें दिग्गजों पर दांव लगाया गया है। मगर इस लिस्ट में सबसे दिलचस्प नाम और चेहरों का जिक्र हम करेंगे, मगर उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से चेहरे बने हैं और इंडिया वॉइस ने उनसे बातचीत की है। पहले सुनिए, पूर्व मुख्यमंत्री थे वहां, आपको बता दें, रमेश पोखरियाल निशंक। एक पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट काटकर दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया गया है। और इंडिया वॉइस ने लगभग एक हफ्ते पहले इस खबर को आधार बनाकर सवाल उठाए थे। लेकिन इसके साथ साथ इस लिस्ट में जो नाम आए हैं, वो नाम बड़े दिलचस्प हैं। उस लिस्ट में जो नाम आए हैं उसमें सबसे दिलचस्प नाम मनोहर लाल खट्टर, जिन्हें आप देख रहे हैं। खट्टर साहब को करनाल की सीट से प्रत्याशी बनाया गया, यानी कल तक मुख्यमंत्री थे और अब एमपी का चुनाव लड़ेंगे। 10 राज्यों की 72 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। पहले सुनिए, जो प्रत्याशी बने हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो क्या कुछ कह रहे हैं प्रत्याशी बनने पर। हरिद्वार से टिकट मिला है, सुनिए, और फिर रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे सीट के जरिए, नामों के जरिए बीजेपी ने क्या बहुत बड़ा दांव खेला है। क्योंकि कल तक जो राज्यसभा जाते थे, राज्यसभा से चुनाव लड़ते थे, उन्हें भी चुनावी रण में उतारा गया है, जिनका चेहरा आप मेरे पीछे देखिए। सीट पर बीजेपी ने बची 2 सीटें थी। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी ने अनिल बलूनी को चुनाव मैदान में उतारा। उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा सीट से पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव मैदान में मतलब बातचीत करने के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह। सर, आज पार्टी ने आखिरकार चुनाव मैदान में आप भी उन चीजों की तैयारी कर रहे थे, किस रूप में देखते हैं सर आज पार्टी ने जो भरोसा दिया? मैं पहले तो आभार प्रकट करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और तमाम जो हमारा लीडर है प्रदेश के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कि उन्होंने एक कार्यकर्ता पर पुनः भरोसा जताया है। और मेरी तो खुशी है ही, लेकिन राज्य के तमाम हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चाहते थे और उनकी चाहत पूरी हुई है। उनकी शुभकामनाएं, उनका साथ लगातार मुझे इन 2-2.5 सालों में मिलता रहा है, मेरे साथ खड़े रहे। उनकी शुभकामनाएं और उनका आशीर्वाद और जो युवा है उनका साथ, मैं उन सब का भी आज धन्यवाद कर रहा हूँ। डबल इंजन की सरकार तो रही है, कार्यकर्ताओं या फिर दूसरे लोगों से क्या कुछ कहेंगे ताकि एक बार फिर वो बड़ी जीत हासिल हो सके? देखिए, इस समय लोकसभा का चुनाव है और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है एक विकसित भारत का, और उन्होंने ये कहा है कि मैं देश के मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि आप विकसित भारत के लिए जो हमारा संकल्प है उसमें हमको सहयोग करें, अपना आशीर्वाद वोट में हमको दें। तो आज मैं तमाम मतदाताओं से कहना चाहूंगा
कि तमाम आपकी भावनाएं, चाहे राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मसला रहा होगा, काशी विश्वनाथ से जुड़ा हुआ मसला रहा होगा, या देश के विकास की जो गति है, जिस गति से इन दौरान इन 10 वर्षों में विकास हुआ है, मैं बार बार कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को जो सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर आप वोट दीजिए और देश के डेवलपमेंट में, देश के विकास में अपना योगदान करें। तो 5 सीटों में प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरते हैं। क्या कुछ कहें जीत को लेकर, कितना आश्वस्त है, कितनी बड़ी जीत है? देखो, जीत के लिए तो हम पहले से ही पूरी तरह आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 टर्म में लगातार यहाँ से 5 लोकसभा सीट जीती है और इस बार हैट्रिक होगी। पहले से भी अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी पर जीत कराने वाली है। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है कि मोदी जी का जो सपना है, पीएम का जो सपना है, उसे पूरा करने का काम करेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के 5 सीटों पर इस बार बीजेपी जीत के साथ अपनी चुनावी हैट्रिक पूरी करेगी। कैमरामैन निशांत चौहान साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो दिग्गजों पर दाव है और बीजेपी तैयार है। दिग्गज कौन? करनाल से मनोहर लाल खट्टर। दिग्गज कौन? पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी, वो चेहरे जो पीएम मोदी और अमित शाह की गुड बुक में शामिल रहे। राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से, फरीदाबाद से किशन पाल गुर्जर, अनुराग ठाकुर हमीरपुर से, त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से, नागपुर से नितिन गडकरी, पीयूष गोयल यानी राज्यसभा नहीं, इस बार चुनावी रण में, मुंबई नॉर्थ यानी कई दिग्गज हैं। पंकजा मुंडे, अशोक तंवर। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। पवन गोयल साहब हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। मुन्ना खान साहब कांग्रेस के चेहरे हैं। नरेंद्र सोनी साहब आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। और कुछ ही देर में राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो पवन गोयल साहब, दिग्गजों पर दाव लगा दिया आपने, तो सारे के सारे दिग्गज चुनावी रण में एक साथ। जी, कल तक सीएम थे, आज एमपी का चुनाव लड़ेंगे। आप, मैं तो ये कह सकता हूँ तिलक जी, एमपी का चुनाव ही लड़ेंगे। मैं तो उनको अभी से जीत की बधाई देता कि वो एमपी बन गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में छवि रही है मनोहर लाल खट्टर की एज ए मुख्यमंत्री, चौतरफा विकास होना हरियाणा का, और हरियाणा पे भ्रष्टाचार का उनकी सरकार के रहते एक भी आरोप न लगना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज आप किसी भी सरकार की विपक्ष को उठा लीजिए, तो दिल्ली की ले लीजिए, चाहे झारखंड की ले लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल की ले लीजिए, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, आरोप सिद्ध होने के बाद उनमें लिप्त पार्टियां जो आज एक दूसरे का गठबंधन बनाकर इंडिया के अंदर डॉट लगा देती है। और होता क्या है, वही नीतीश कुमार जी एनडीए के समर्थन में उनके गठबंधन में आ जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज विकास की राजनीति से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भारत में चल रही है, जनता के साथ इस साथ लिस्ट ने विपक्षी आपको नेता। कुछ हैरान किया? जी बताएं, आपको कहाँ हैरानी लगी, बताएं तिलक जी प्लीज। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि कल तक कई ऐसे चेहरे थे जो राज्यसभा का चुनाव लड़ते थे, यानी कि राज्यसभा ही जाते थे, चुनावी रण में नहीं उतरते थे। इस बार उन्हें भी चुनावी रण में उतारा गया। समझ रहे हैं सर नाम लूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, हैरानी वाली बात तो है ही ना, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है हाँ। जो अपने मुख्यमंत्रियों को उत्तराखंड के अंदर, चाहे त्रिवेंद्र रावत हो चाहे तीरथ सिंह रावत हो, उनको बदलकर पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बना देते हैं और राज्य में कोई विरोध नहीं होता। मनोहर लाल खट्टर की जगह माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी आ जाते हैं, कोई विरोध नहीं होता। आप वसुंधरा राजे की जगह हमारे भजन लाल शर्मा जी सीएम बनते हैं, कोई विरोध नहीं होता। विपक्ष ने बहुत कोशिश करी थी कि शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाया, उनको बना दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नीचे का कार्यकर्ता हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, सभी दिग्गज है। अच्छा ठीक, एक करके। मुन्ना खान साहब, कैसे लगी बीजेपी की लिस्ट? कई दिग्गज ने आपके यहां तो मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन यहां इन्होंने कहा कि दिग्गजों को मुख्यमंत्री पद छोड़ो, चुनाव लड़ो। ये तो चुनाव लड़ने पर आ गए। खान साहब, क्या चक्कर है? कैसी लगी बीजेपी की लिस्ट? तिलक जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि जो ढिंडोरा पिटा गया कि मोदी की गारंटी, तो अब वो मोदी की गारंटी दिख नहीं रही है। अब लड़ाई एक एक सीट की है,
और लड़ाई 370 की नहीं 272 की है। दूसरी बात, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ रहा है और ये इससे साबित हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं शाह और शहनशाह जो ये फर्क करने में लगे ताकि हार के बावजूद भी मोदी का डंका बना रहे। नहीं तो नहीं मोदी खान को साहब, मैं पता आप ही की चलता बात है- मान लूं, आपके यहाँ इस्तीफा मांगते हैं तो इस्तीफा नहीं देते, वो इस्तीफा मांगते हैं तो तुरंत इस्तीफा पोस्ट कर देते हैं। आपके यहाँ तो कहीं ऐसे रहे ना कि बोले कि नहीं दिल्ली आला कमान बाद में, पहले हम मुख्यमंत्री हैं। नहीं, ये किस तरीके से आप देखिए, अभी हमारे मित्र ने कहा कि यहाँ कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगे। प्लीज अगर ग्राफिक्स आए तो चला दीजिएगा जी। अभी पत्ते खुलने नहीं है, पत्ते खुलेंगे अभी, क्योंकि सारे नायक और खलनायक तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर इतनी सब सहमति से मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया गया या मुख्यमंत्री ने दिया तो फिर अनिल भी नाराज होकर के पूरे तामझाम के साथ वापस क्यों चले गए? ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को खलेगी नहीं क्या? हरियाणा की जनता नहीं समझ रही? देखिए, एक रणनीति समझनी होगी, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल है, क्योंकि जाट वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अलग है। इसलिए वो चाह रहे हैं जेजेपी को अभी हटा करके और जाट समुदाय जो है, जाट वोटों बैंक पर नजर बनाई जाए और सहानुभूति की वोट जेजेपी को है और जेजेपी बाद में भारतीय जनता पार्टी को support करे। मुन्ना साहब वो उनके घर का मामला है ना, आप अपने घर की बात करिए ना। हमारा घर भी तिलक जी बिल्कुल ठीक ठाक है। देखिए 39 और 40 सीटों की जो लिस्ट आई है, बहुत सोच समझ करके एक एक सीट पे विचार विमर्श करने के बाद उस सीट का ऐलान हो रहा है। एक एक सीट अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो शाह और शहनशाह की जो जोड़ी है, जो तानाशाही की उतरी, जो चुनाव आयोग को नहीं समझती, उसके मद्देनजर रखते हुए हमें एक एक सीट पे बिल्कुल पैनी नजर रखे। इस बार तो गड़बड़ हो नहीं सकता। दूसरी बात कह रहा हूँ, कैंडिडेट हमारे बिल्कुल सभी जीता हुआ कैंडिडेट उतरे और भारतीय जनता पार्टी को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, फिर भी वो कांग्रेस पार्टी के कोई कैंडिडेट हमारे यहाँ गठबंधन के सर वो नाम नहीं पर हारेंगे। नाम ऐलान कर रहे हैं, दिग्गजों को रण में उतारे हैं, आप कह रहे हैं लोहे के चने चिबाने पड़ेंगे। नहीं, दिग्गजों को इसलिए उतारने पड़ गए कि मोदी की गारंटी खा गई। तो इस बार 400 पार कहाँ चले गए? ठीक, गोयल साहब जल्दी से क्या फिर ये नरेंद्र है सोनी जी के 400 पास जा पार? रहा हूं मैं। ये 400 पार। जी अब मैं आपने तिलक जी, आपको सुनकर भी हंसी आएगी, कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता तो चैनलों पे बैठकर ये बोल रहे थे कि भाजपा की लिस्ट से कोई नाराज हो और फिर फटाफट हम उसको लपके, जैसे कि नितिन गडकरी जी के लिए बोलते हैं कि हम उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार दे देंगे। इनके ट्विटर हैंडल पे भी है के। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या विपक्ष ने इस बात को पहले ही मान लिया कि उनके पास प्रधानमंत्री पद का भी कैंडिडेट नहीं है, नितिन गडकरी जी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप भाजपा को ना देखें, भाजपा की रणनीति को ना देखें। अब की बार 400 के पार ये नारा डेफिनेटली नारा नहीं है। जिस तरीके से 2014 के अंदर सीटें आई, उससे बढ़कर 2019 में आई, उससे बढ़कर अब जो 2024 में आएंगी, ये 400 पार आपके घर से आएंगे गोयल जी? 400 पार आपके घर से आएंगे? जी मेरे घर से भी वोट जाएगा, बिल्कुल मेरे घर से वोट जाएगा। जनता को मेरे घर यही के 400 पार कहाँ से लाओगे? सभी वोट साउथ के दरवाजे बंद, महाराष्ट्र में मैं इंडिया वोट को साक्षी मानकर बात कहता हूँ, मेरे घर के सभी वोट जाएंगे और मेरे घर के सारे वोट 400 के पार ले जाएंगे। कहाँ से लाओगे 400 पार? कहाँ से लाओगे? हमारे घर का 400 पार कहाँ से लाओगे? बताओ तो सही। जनता को तो बताने पड़ेगा 400 पार आएंगे कहाँ से? बच्चा आपके घर से, मोदी जी के घर से? चप्पा भाजपा, बिल्कुल 400 पार हमने कहाँ से? कहा- मोदी जी के घर से, आपके घर से? बिल्कुल जमीन मोदी खुदेगी, जी का आसमान परिवार खुदेगा, है। कहाँ से आएगी? बिल्कुल बताओ ठीक तो कहा। सही। हमारा घर, इस बार ये हमारा भ्रमित बच्चा, करने का परिवार, काम न सब करे, मोदी जी का परिवार है। भ्रम फैलाने का काम न करे। बिल्कुल कोई भ्रम नहीं है। की बात अब की करें, बार 400 के इस बार पार, 100 भी पार नहीं है, ये बात बीजेपी और एनडीए के गठबंधन के साथ 400 के पार। नहीं, सच बोले, सच्चाई के साथ बोले कि 400 आएंगे कहाँ से? मामा जी के घर से? जनता का विश्वास है ना। आप ये देखिए कि आपके क्यों घट रहे हैं। नीतीश कुमार जी आपको छोड़ के जा रहे हैं, जयंत चौधरी जी आपको छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। झारखंड में धीरज साहू के करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। एक मिनट गोयल साहब, एक मिनट, मुन्ना खान साहब झगड़िए मत, एक मिनट। नरेंद्र सोनी साहब, कैसी लगी बीजेपी की दूसरी लिस्ट, और क्या माहौल बनाने के लिए दिग्गजों को चुनावी रण में उतारा जा रहा है? देखिए चावला जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हार तो मान चुकी है और आपको भी ये बात माननी पड़ेगी, जनता भी मान रही है कि इन्होंने खुद स्वीकार लिया खट्टर साहब को इस्तीफा दिलवा के
इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि खट्टर के चेहरे पर तो ये हरियाणा में, पूरे हरियाणा में वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि पिछले 4.5 साल जो उन्होंने सरकार चलाई हरियाणा में, तो इन्होंने खुद ही उस पर मोहर लगा दी कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। खुद ही उनका इस्तीफा दिलवा के खुद ही मोहर लगा दी इस बात पे, और आज उनको सांसद लड़ाने पे ले आए हैं करनाल से, और देखना वो वहां से भी हारेंगे। और अब ये सैनी समाज जो कि एक अच्छी संख्या में हरियाणा में आता है, अब ये सैनी समाज का मुख्यमंत्री देके 4-6 महीने का लॉलीपॉप देके उनका वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि 4.5 साल तो हमने जाट समाज का रख दिया, अब 6 महीने के लिए लॉलीपॉप दिया, सैनी समाज का वोट हमें मिल जाएगा, जो मिलेगा है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी, और जिसको ये परिवार कहते हैं, अभी जो पवन गोयल जी कह रहे हैं कि मैं परिवार हूं, मैं भी मोदी जी का परिवार हूं, उन्होंने विनेश फोगाट को, जब वो गोल्ड मेडल लेके आई थी, उसको भी कहा था ये तो मेरे परिवार की बेटी है, ये तो मेरी बेटी है। और बाद में जब उसी बेटी को दिल्ली की सड़कों पे पुलिस घसीट रही थी, तो परिवार कहाँ गया भाई? जब मणिपुर के अंदर आज तक भी, मणिपुर में 9 महीने हो गए आग लगी हुई है, वहां नहीं जाते कभी भी प्रधानमंत्री जी, एक बार भी नहीं गए, और कह रहे हैं कि मेरा परिवार है, देश मेरा परिवार है। और परिवार के लोगों को बेरोजगारी की कगार पे धकेल दिया है, परिवार के लोगों को महंगाई की मार से तड़पा के मारा जा रहा है, महंगाई से, कह रहे हैं मेरा परिवार है। आज देश की महिलाएं जो है, जिनको ये कह रहे हैं हमने उज्ज्वला योजना से लाभान्वित किया, उसी उज्ज्वला योजना में घोटाला करके, और आज उन्हीं को वो सिलेंडर नहीं खरीद पा रही हैं, वो इतना महंगा सिलेंडर कर दिया। और जब इनसे कहा सिलेंडर के दाम कम कर दो, तो पिछली बार इन्होंने सदन में बयान दिया कि ये हम नहीं कर सकते, तो मार्केट पे डिपेंड करता है, तो मार्केट तय करती है, हम थोड़ी तय करते हैं। और अभी जैसे चुनाव आया तो 100 रुपए घटा दिए। अरे सोनी साहब, मैंने लिस्ट की बात की थी, आप मुद्दों पर आ गए। नहीं, मैं लिस्ट पे ही आया, मैंने बात लिस्ट से ही शुरू की, लिस्ट की ही मैंने बात की। और वही त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनको कह रहे थे कि भाजपा की नैया डुबाई उत्तराखंड के अंदर, उनको फिर हरिद्वार से लेकर के आ गए। तो ये क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है? कांग्रेस पार्टी से ले लेके लोगों को उनको टिकट दिया जा रहा है। अब इनको भरोसा ही नहीं रहा बिल्कुल भी, और कह रहे हैं कि हम तो 370 आ रही है हमारी, तो जनता को कह रहे हैं कि वोट देना ही मत, हमारी तो आ रही है। अभी पवन गोयल जी भी कह रहे हैं हमारी तो 400 पार आ रही है, तो जीत के बधाई। सोनी साहब, पंजाब में कितनी आ रही है आपकी? देखिए, पंजाब के लोग ये तय करेंगे। पंजाब के लोगों के लिए 2 साल से जो काम हुआ है, उम्मीद तो होगी ना सोनी साहब आपको कि हम इतनी सीटें लेकर आएंगे। मैंने छोटा सा सवाल पूछा। मुझे उम्मीद है कि 13 की 13 सीटें, 13 की 13 सीटें आएंगी। मुन्ना खान साहब, आप कितनी सीटें लेकर आओगे पंजाब में? नहीं, पंजाब में 13 सीट आम आदमी हो या कांग्रेस हो, सीट तो कांग्रेस की है। नहीं, आप 13 लेकर आओगे, 13 आप लेकर आओगे, तो टोटल 26 होगी ना। मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। पहले तय करो कि 13 आप लेकर आओगे या वो सीटें 13 है, 26 कैसे ले आओगे फिर? देखिए, वहाँ फ्रेंडली, क्या फ्रेंडली मैच चल रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, फ्रेंडली मैच हो रहा है, 7 और 6 का मतलब। मुन्ना खान साहब, जनता को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? नहीं, जनता को बेवकूफ तो भारतीय जनता पार्टी ये कौन सा फ्रेंडली मैच है? आप दिल्ली में कहोगे कि हम साथ और पंजाब में एक दूसरे को गाली दोगे, और क्या फ्रेंडली मैच है? जनता ने 70 साल सेवा करने का मौका दिया, जनता कभी। मुन्ना खान साहब, 70 साल 100 साल विषय वो नहीं है। विषय ये है कि दिल्ली में आप कहोगे कि हम साथ हैं, हम भाई हैं, और पंजाब में कहोगे कि 13 हम लड़ेंगे, 13 हम जीतेंगे। वो 26 सीटें थोड़ी ना है। नहीं, वो तो वक्त बताएगा। ठीक, हाँ ठीक है, वक्त मैं जवाब दे देता हूँ चावला जी, मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, सोनी साहब जल्दी से। कुछ भी हो जाए, पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी 0 सन्नाटा ही रहेगी, भाजपा नहीं आएगी, ये आप मान लीजिए, लिख के ले लीजिए। भाजपा नहीं पंजाब में एक भी सीट। ठीक है, सोनी साहब कह रहे हैं कि एक भी सीट अगर आई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ठीक, कोयल साहब, कुल मिलाकर अब ये विषय है, वो जो ये कह रहे थे, फिर राजनीतिक विशेषज्ञ रुद्र प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं एक बात समझना चाह रहा था, वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री इन दिनों चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, ऑनलाइन बकायदा उद्घाटन, लोकार्पण सब कुछ चल रहा है जी। लेकिन पिछले 9 महीनों से वो मणिपुर क्यों नहीं गए? सोनी साहब पूछ रहे हैं, वो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? मैं इनके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने सबसे पहले तो मनोहर लाल खट्टर जी के लिए बोला कि वो अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए, अरे नाकामयाब होते तो एमपी के इलेक्शन को लड़ते, और इतने ही नाकामयाब है तो फिर जनता उन्हें जीत कैसे दे देगी। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए बोला
कि वो तो ये कहते थे कि भाई नकारा मुख्यमंत्री रहे, तो फिर एमपी का टिकट दे दिया और वो भी जीत के आएंगे। फिर इन्होंने कहा कि मोदी सरकार फेलियर है। अरे मोदी सरकार इतनी फेलियर है तो आप जिसको कांग्रेस को कट्टर परिवारवाद, कट्टर भ्रष्टाचार, राहुल गांधी जी जमानत पे, सोनिया गांधी जी जमानत पे, डीएलएफ की जमीन जीजा जी सारी खा गए, आप तो पूरी की पूरी पार्टी ही उनकी गोद में जाके मिल गए। नहीं गोयल साहब, विषय वो उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, वो ये पूछ रहे हैं। मैं उस पर भी आऊंगा, जैसे आपने इनसे सवाल पूछा ना, उत्तर लंबा कर दे तो मैं इनके हर सवाल का उत्तर दूंगा। नहीं मणिपुर वाला उत्तर दे दो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मणिपुर के 10 सवाल करोगे, 11 उत्तर दूंगा। पहले मैं मणिपुर पे उत्तर देता हूँ। हाँ, मणिपुर पर ही उत्तर दे दीजिए, ताकि वो विषय उन्होंने उठाया कि अगर आप प्रचार के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं तो मणिपुर भी तो अपना परिवार ही है, जैसे आपने कहा कि मैं हाँ, तो वो भी परिवार के सदस्य हैं। जी 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 जी, चप्पा चप्पा भाजपा और बच्चा बच्चा भाजपा, ये काम है। सर मणिपुर पर आइए ना। मणिपुर पर ही आ रहा हूं मैं मणिपुर के लिए ये कहना चाह रहा हूं कि पहली बात तो मणिपुर में सरकार वसी जनता की लड़ाई नहीं है, कुकी और मतई समाज की लड़ाई है। उसको सुलझाने के लिए, उसको विराम लगाने के लिए माननीय अमित शाह जी ने 16 मीटिंगें करी। पहले क्या बोलते थे कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री जाने चाहिए, वहां पर गृह मंत्री जाने चाहिए, वहां पर प्रधानमंत्री जाने चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी ने कुछ सेकंड का बयान दिया, फिर इन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री मणिपुर पे छोटी सी क्लिप सुना देते हैं। ठीक है जी। फिर जब संसद में इन्होंने अपनी बेइज्जती कराने के लिए समर्थन का एग्जाम लिया, उसके अंदर मणिपुर पर सवाल था, वो ये कह रहे हैं कि मणिपुर क्यों मैं वही बता रहा हूँ, मैं मणिपुर पे ही हूँ और ये सवाल या उत्तर मणिपुर का ही है। मैं वही बता रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे 2 घंटे मणिपुर पे ही बात की थी। तब ये पूरा का पूरा विपक्ष मुंह में फेविकॉल चिपका के वॉकआउट क्यों कर गया था? तब तो मणिपुर की चर्चा होनी थी। मणिपुर जाएंगे देश के प्रधानमंत्री? देखिए माननीय अगर अमित शाह जी गए, आज मणिपुर के हालात सामान्य हो रहे हैं, ये हर कोई जान रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बना रहे गोयल साहब, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं ना, तो आप पूरी तो सुन लीजिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से ही आरंभ करते हैं। क्या ये विपक्षी गठबंधन मणिपुर पे सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं? क्या इनकी कोई मीटिंग हुई? क्या इनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? क्या इनका कोई ट्विटर आया कि मणिपुर में शांति कर दी जाए? 57 दिन बाद राहुल गांधी जी जाते हैं, पासपोर्ट और वीजा की जरूरत थी। विपक्ष कितनी बार मणिपुर चला गया? इनकी मुझे एक सवाल बता दीजिए तिलक जी, अगर इन्होंने मणिपुर को शांति के लिए किया, लेकिन मणिपुर में आग के घी में डालने का काम जरूर किया है। हम सबसे बात करते हैं। सवाल ये था कि देश के प्रधानमंत्री अब जाएंगे मणिपुर, वो सवाल था जी। मैं भी इसी का जवाब दे रहा हूं। आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर भेजना चाहते हैं, लेकिन आज मणिपुर के हालात सामान्य है, उस बात को मानते नहीं है क्या तिलक जी? मैं आपसे और जितने भी विपक्षी नेता बैठे हुए हैं, मणिपुर के हालात पहले से लाख गुना बेहतर है या नहीं? ठीक है सोनी साहब, आपने सवाल उठाया जल्दी से, फिर उसके बाद मैं पूरा वक्त दूंगा रुद्र जी को। देखिए अभी पूरे 8 मिनट का भाषण दे दिया गोयल साहब ने, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए मणिपुर और कब जाएंगे, ये भी नहीं बता पा रहे वो। तो कुल मिला के ये है, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि मणिपुर जो आज जल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से जल रहा है और प्रधानमंत्री जी चाहते ही नहीं है कि मणिपुर जल नहीं रहा है। अगर वो चाहते तो वो मणिपुर में आगे भी जाएंगे, उनको कहना चाहिए था, बताना चाहिए था। लेकिन आज पवन गोयल जी जवाब नहीं दे पा रहे, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता जवाब नहीं दे पा रहा, प्रधानमंत्री जी खुद नहीं बोल पा रहे और ये कह रहे हैं सदन में जब जवाब दिया प्रधानमंत्री जी ने, अरे सदन में महज 15 सेकंड के लिए मणिपुर का मुद्दा उठाया उन्होंने, 2 घंटे बाद 15 सेकंड के लिए। और आप कह रहे हैं कि सदन में जवाब दे दिया, आप फिर झूठ और आप कह रहे हैं कि सदन में जवाब दे दिया। पहले सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए जी। आप ना तो मणिपुर गए प्रधानमंत्री जी, ना आप ये बता रहे हैं कि कब जाने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। और वो खिलाड़ी जिन आप महिलाओं के अत्याचारों की बात करते रहे हमेशा की, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार। ठीक सोनी साहब, अब उन्होंने उत्तर दे दिया ना, अब बार उसी विषय को बार लेकर आ रहे हैं आप। ठीक, एक मिनट। उन्हीं महिलाओं को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। सर मुद्दे मंचों पर उठाइए ना, कौन मना कर रहा है आपको? एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट सर, आज विषय कुछ और है। कभी आप मणिपुर लेकर आ रहे हो, कभी आप खिलाड़ी लेकर आ रहे हो। सर एक मिनट रुकिए ना। अब ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी चले गए। अरे प्रधानमंत्री केजरीवाल जी हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं? रुद्र प्रताप, एक मिनट सर, वो ईडी के पास तो जा नहीं रहे, आप कह रहे हो मणिपुर चले जाए।
गोयल साहब रुकिए ना एक आप मिनट, बताइए एक ना प्रधानमंत्री कौन हाँ है? एक प्रधानमंत्री हो गया ना, कौन हो गया नरेंद्र सोनी साहब, इस्तीफा दे दीजिए, उनसे बोलिए कि इस्तीफा दे देंगे। एक अगर मिनट नहीं सर, जा पा रहे, डर लग रहा है तो। एक मिनट सर, एक मिनट। उनसे तो सर इस्तीफा लिया नहीं तो जेल में थे, पूरी कैबिनेट जेल से चल रही थी। एक मिनट रुकिए, सबका रुद्र प्रताप जी, सबका हो चुका है, चावला जी सबका हो चुका है। हाँ एक मिनट, रुद्र प्रताप जी, ये जो बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई है, जी इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? कई दिग्गजों को रण में उतारा गया है। देखिए तिलक जी, बीजेपी का एक सेट फॉर्मूला है और उसी के तहत वो काम कर रही है। आपने देखा होगा जो तीनों विधानसभा चुनाव अभी पीछे हुए थे, चाहे वो तेलंगाना कह लीजिए या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन्होंने ये फॉर्मूला इसमें आजमाया था और वो बहुत बेहतर तरीके से उसमें सफल रहे थे। कई राज्यों में लोगों के जो पूर्वानुमान थे कि सरकार नहीं आ रही है, सीटें नहीं आ रही हैं, आपने उसका रिजल्ट देखा। कई केंद्रीय मंत्रियों को भेजे गए, कई सांसद को भेजे गए। तो देखिए एक राजनीतिक दल है और अगर उसको कहीं से भी इस तरह की संभावना नजर आ रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो उसके लोग हैं, वो उनका इस्तेमाल जहां चाहे वहां कर सकती है और वो उनकी अपना एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। रणनीति क्या है दिग्गजों को उतारा गया जो रण में? हाँ, अगर उनको उससे फायदा मिल रहा है, क्योंकि अभी उनका तुरंत फायदा आपने देखा होगा कि तीनों जगह बहुत बेहतर मिला है, तो उसका वो अगला एक्सटेंशन अगर इसमें ला रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बुराई है। यानी आप ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जो प्रयोग किए गए उसी का इफेक्ट, साइड इफेक्ट है? जी बिल्कुल, वहां उसका परिणाम बहुत अच्छा मिला, बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली। तो अगर उसका उपयोग अगर यहाँ कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो एक उनकी राजनीतिक की समझ है और अगर वो उनके लिए अच्छी हो रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये एक पार्टी का इंटरनल मामला है और वो सफल प्रयोग है जो उन्होंने पहले कर लिया। ऐसा नहीं कि वो आजमा रहे हैं और उनका एक सफल प्रयोग है तो उसको आगे जारी रखने में मुझे कोई बुराई नहीं दिखाई दे रही है और ऐसा होता रहना चाहिए। इसमें आप बहुत पहले भी ऐसे रहे हुए हैं कि केंद्र से मुख्यमंत्री भेजे गए हैं और या मुख्यमंत्री को केंद्र में बुलाया बीजेपी की जो रणनीति है, वो जो कांग्रेस की गलतियां हैं उसे ध्यान में रखते हुए कि जैसे पार्टी के भीतर मठाधीश तैयार हो गए कि जो है वो हम हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी ने संदेश दे दिया कि यहाँ हम कुछ नहीं है। देखिए बीजेपी की जो रणनीति है और बीजेपी में भी जो 2014 के बाद की बीजेपी को आप देखेंगे तो इसमें उन चीजों पर बहुत गौर किया गया है कि आपको जमीनी रूप से काम करने पड़ेंगे, नाम से केवल काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंत्रियों को चुनाव में उतारे गया या उनके टिकट ही काट दिए गए, उनको बाहर कर दिया गया। तो ये करने की जो हिम्मत होती है वही लोग कार्यकर्ताओं का मनोबल देती है। ये तो सीखने की जरूरत है कांग्रेस को कि नहीं बीजेपी से? जी बिल्कुल सीखने की जरूरत है। आप ये देखिए कि अभी 4 राज्यों में जो मुख्यमंत्री बदले गए हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को टिकट दे देते हो ना सर आप। ये कहीं ना कहीं एक प्रभाव तो है ही कि भैया हम नहीं तो हमारे बेटे सही, और उसी को लेकर गोयल साहब नैरेटिव तैयार करते हैं कि देखो ये परिवारवाद है। नहीं, ऐसा नहीं है। परिवारवाद की बात गोयल साहब न करे। सबसे ज्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही है। परिवारवाद की अगर मैं गिनती कराना चाहूँ तो ये जो टाइम है वो कम पड़ जाएगा। नहीं, वो नाम सबको मालूम है। अब आपके घर पर आओ ना। सवाल ये है कि बीजेपी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अपनी अपनी रणनीति होती है, अपनी अपनी रणनीति। सर आप ही की रणनीति को भुगत रहे हैं आपके कार्यकर्ता, जो डंडा और झंडा उठाते हैं उनको टिकट मिलता नहीं। वो कहते हैं कि भैया पूर्व मुख्यमंत्री हुए, मंत्री हो, उनके बेटों को आप टिकट बांट देते हो। एक बात बताइए, जो अभी हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री है वो किस परिवार से आते हैं? वो क्या डंडा उठाने वाले मुख्यमंत्री नहीं है? वो क्या वो जमीन से जुड़ा एनएसआई का कार्यकर्ता नहीं है? उसके कौन से बाप और दादा राजनीति पे थे? ये सब कहने की बात है। सभी कार्यकर्ता को मान सम्मान कांग्रेस पार्टी पे मिला आया है, मिलता रहेगा, उसमें कहने की बात है। सवाल ये है कि चुनाव की बात की, चुनाव में रणनीति अलग अलग होती है। चुनाव की रणनीति। मुन्ना खान साहब आपका ऑडियो प्रॉब्लम कर रहा है सर, अगर हो सके तो फोन पास ले आइए। मुन्ना खान साहब फोन पास है सर। मैं कह रहा हूँ कि हर दल जो दल है वो अपनी रणनीति बनाता है। इस दल से सीखने की जरूरत नहीं है। 137 साल पुरानी पार्टी है हमारी, अब हमें सीखने की जरूरत होगी ऐसा कहना गलत होगा। मुन्ना खान साहब, रुद्र प्रताप जी वही कह रहे हैं, पुराने जमींदार छोड़ दीजिए ना जमींदारी। अब नहीं, जमींदारी जब पसीना गुलाबी हुआ करता था। सवाल ये है कि जमींदारी हम क्यों छोड़ते? हमें सींचना आता, हमने लहू से सींचा है देश को। हमने थोड़ों ने दलाली की है, हमने अमीरों की चाटुकारिता थोड़ों ने की है।
हमने देश के लिए खून बहाया है, हमने अंग्रेजों से लड़ाई की, हम कैसे छोड़ दें? सर ये ठीक है, मंचों से अच्छा लगता है सब चीजें, लेकिन ये चुनाव जीतने के लिए रणबांकुरों को उतारना पड़ता है, रणनीति तैयार करनी पड़ती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। आपके गठबंधन में वो कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना? राहुल जी कह रहे हैं कि मैं गारंटी दे रहा हूं, नहीं, राहुल जी कह रहे हैं मैं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन वो गारंटी क्या इंडिया गठबंधन की गारंटी है या फिर राहुल गांधी की गारंटी है? पूरे समस्त इंडिया गठबंधन की गारंटी है। ये कौन जो सा भी कॉमन एक मिनिमम भी प्रोग्राम बना? अगर अगर राहुल जी की गारंटी है, अब मुझे एक बात बताइए, मैं रुद्र प्रताप एक मिनट, ये कह रहे हैं कि राहुल जी की गारंटी है, ये गारंटियों वाला मसला है। एक मिनट रुद्र प्रताप जी, इसी को जोड़ के थोड़ा उत्तर दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि राहुल जी की गारंटी, चलिए मैं ठीक है, राहुल जी की गारंटी बोला ही नहीं, मैं बोला इंडिया गठबंधन की गारंटी है। अच्छा, तो राहुल गांधी जी सिर्फ अनाउंस कर रहे हैं? नहीं, आप अपनी बात हमारे मुंह में डालने नहीं, पहले क्लियर करो, आप लोग सब लिख रहे हो कि राहुल जी की गारंटी। मैं क्लियर करूँ, ये इंडिया गठबंधन की गारंटी है। अच्छा ठीक है, मैं मान गया। गठबंधन की गारंटी, ठीक, लोगों को भरोसा, ये मोदी की गारंटी ठीक, नहीं है। आप ये कह रहे हो सिर्फ राहुल गांधी से अनाउंस कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की वो है गारंटी है। एक मिनट रुद्र प्रताप जी, जो बात मुन्ना खान साहब कह रहे हैं, एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें पूड़ी छोले खिलाऊंगा हलवे के साथ, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें सिर्फ 2 जून की रोटी दे पाऊंगा। उदाहरण के तौर पर यह बात कहोगे आप क्यों मैं बोल रहा हूं? इन्होंने पिछले चुनाव में कहा कि हमसे 72,000 रुपए लेना, कहा था ना खान साहब? कहा था, बिल्कुल कहा था। और पवन गोयल साहब ने कहा कि नहीं हम सिर्फ 6,000 रुपए दे पाएंगे। जनता ने कहा नहीं, ये 72,000 वाली गारंटी मामला कुछ जमा नहीं, कहा 6,000 वाले पे ठप्पा लगाओ। तो ये रुद्र जी गारंटी की भी गारंटी का मसला है ना, कि गारंटी की गारंटी लेगा कौन? तो और अगर एक कह रहा है कि मैं सुनो ना तिलक जी, 10 सेकंड, मुन्ना साहब, आप ही ने तो कहा हम हलवा पूड़ी खिलाएंगे आपको, जनता ने कहा कि नहीं मैं सूखी रोटी खा गारंटी है कि जनता ने एक ठप्पा लगाया? देखिए ईवीएम ने तिलक जी, ठप्पा मैं लगाया? एक बात कहूंगा, आप देखिए सर, गारंटी दे सकते ईवीएम हैं आप बात। खान साहब फिर ईवीएम आ गया मसला। नहीं, रुद्र प्रताप जी पहले आप, फिर उसके बाद गोयल साहब आपके पास। तिलक जी मैं एक बात बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी चीज होती है, नेता की विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण होती है कि कौन आदमी क्या बात कह रहा है, उसका लोग कितना उस पर प्रभाव पड़ता है। जब मोदी जी ने 14 में चुनाव से पहले जब वो आए थे, 13 से पहले जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और जिन्होंने जो भी वादे किए थे, उसके पहले उनके पास एक गुजरात का मॉडल था जो लोगों को उन्होंने बताया था और देश ने उसको एक्सेप्ट किया था, उसके आधार पर उनको पर विश्वास किया था और उनको आधार पर उनको वोट दिया। फिर वो 14 के बाद जब 19 में आते हैं तो उनके कामों के आधार पर दिया गया। फिर 19 के बाद जब वो 24 में वोट मांग रहे हैं तो उनके वो पीछे के काम है। राहुल गांधी की राजनीति में ऐसी कौन सी विश्वसनीयता है, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया है कि जिससे जनता का विश्वास उनके ऊपर आ जाए? तो सवाल ये उठता है कि सबसे पहले अपने आप को स्थापित करें कि उनकी बात की वैल्यू हो। आज के मैं डेट में मैं आपसे कह देता हूं कि तिलक जी मैं तो आपको राष्ट्रपति बना दूंगा, मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, तो न तिलक जी मुझे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना सकते हैं, न मैं आपको राष्ट्रपति बना सकता हूं। तो इस सवाल का कोई लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप, जैसे आपने अभी एक सवाल पूछा कि राहुल जी की गारंटी है कि गठबंधन की गारंटी है, भाई गठबंधन में और कौन बोल रहा है? राहुल जी बोल रहे हैं तो राहुल जी की बात हुई ना। गठबंधन तो ये नहीं तैयार कर पा रहा है कि 24 के चुनाव का एजेंडा क्या है, किस एजेंडे पे आप चुनाव लड़े। आप देख रहे हैं कि मणिपुर और ये पहलवान लड़कियों का मामला ही आज तक ये लोग लेकर के घूम रहे हैं, संदेश खाली पे मुंह बंद हो जाता है। तो देश बहुत सारी चीजों को देखता है और उस बात की बात करता है। आप पिछले 6 महीने से मणिपुर को लेकर के बात करें, प्रधानमंत्री गए नहीं। भाई मणिपुर 6 महीने पुरानी घटना है, आज मणिपुर के हालत क्या है, मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन संदेश खाली की बात आई तो संदेश खाली पर जब आप लोग चुप हो जाते हो तो देश की जनता को ये लगता है कि आप केवल राजनीति के लिए महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हो, जब जहाँ राजनीति नहीं होगी वहाँ आप चुप हो जाओगे। तो सवाल यही विश्वास, आप जाइए ना संदेश खाली भी जाइए, संदेश खाली भी जाते लोग सोचते कि हाँ भाई राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सक्रिय है, लेकिन वहाँ पर आपकी चुप्पी हो जाती है। तो जनता इस बात को देखती है, नेता की विश्वसनीयता जब तक जनता के बीच नहीं आएगी उसकी किसी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे तिलक जी आपने बताया कि 6,000 को जनता ने एक्सेप्ट किया, 72,000 को रिजेक्ट किया, क्योंकि उनको पता है कि 72,000 मिलने नहीं है, लेकिन जो 6,000 कह रहा है वो आदमी 6,000 तो दे सकता है। ये जो प्लस पॉइंट है ये महत्वपूर्ण होता है।
और ये इस बात को तब तक नहीं समझ पाएंगे। केवल आप बता रहे हैं कि हमने देश को आजाद कराया, तो भाई तो आजाद कराने की कीमत आप क्या लेंगे कि आपके पुरखे तक इसी देश पर राज करेंगे? आजाद कराया आपने कराया, पूरा देश ने कराया। इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप 90 साल की उम्र तक जाकर तो वो चाटुकारिता लोग, वो दलाल लोग जो देश की आजादी के टाइम में दलाली करते थे, 2024 में अब्दुल जी जब पल्ले वाले 2024 की बात होगी तो आपको 2024 को बोलना पड़ेगा। 1948 1947 1945 नहीं चलेगा। आप 24 में आपकी रणनीति क्या है, आपके मुद्दे क्या है, किस मुद्दे के साथ आप देश के चुनाव में जाना चाहते हैं, इस पर आप अगर बात नहीं करेंगे ये देश तो 3 पार्ट होते रहेंगे और आप चर्चाओं पे चर्चाएं करते रहेंगे। नेता को स्थापित करने के लिए मुद्दों के साथ आइए, मुद्दों के साथ जनता के बीच लड़िए, फिर बात बनेगी। 5 किलो अनाज पे छोड़ दिया, ये 5 ट्रिलियन की बात करती थी सरकार। अनाज तो दे रहे हैं भाई साहब, 5 किलो अनाज के लायक लोगों को बना रखे थे। वो 5 किलो अनाज नहीं मिले तो उनका पेट नहीं भरेगा, ये चीज आप पहले कर दिए होते ना। आप ले रहे हैं 5 किलो अनाज, आप तरक्की किए, आप नहीं ले रहे हो 5 किलो अनाज। लेकिन जो व्यक्ति आज उस पावदान पर बैठा है कि जिसके 5 किलो अनाज की जरूरत है, तो बेचारा पहले खाना खाएगा या आपके एक मिनट गोयल साहब, ये जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें कई दिलचस्प पहलू हैं जी, और सिलसिलेवार तरीके से उस दिलचस्प पहलुओं पर हम आते हैं। शुरुआत दिल्ली से करते हैं। दिल्ली से जी, दिल्ली में मनोज तिवारी को छोड़कर 6 के 6 सांसदों के टिकट कट गए जी। उदाहरण के तौर पर हंसराज हंस जी का भी टिकट कट गया, यानी दिल टोटे टोटे टाइप का मामला था। नहीं गोयल साहब, आप तो मुस्कुरा रहे हो, कईयों का दिल टोटे टोटे हो गया है। आप तो मुस्कुरा रहे हो, वहां उनका दिल टोटे टोटे हो गया, दिल चोरी साडा हो गया हूं की करिए जी। आपने तो दिल्ली चोरी कर लिया सर। जी जी, आपने इतना काम, एक मिनट मुन्ना खान साहब, इतनी देर से तो बोल रहे हो। सारा इलेक्ट्रल बोर्ड काला धन चोरी किया है, ये सारा काला धन चोरी किया है। 6452 करोड़ रुपया जो काला धन है वो चोरी किया। फिर मुद्दों, एक मिनट मुन्ना खान साहब, आपने बात अपनी रखी ना, एक मिनट। घोटाला भी बता दो, कोयला घोटाला भी बता दो, अब कोयला घोटाले बता दो, एक मिनट पवन गोयल साहब, वो भी बता दो। पवन गोयल साहब एक जी, मिनट, जी। आप कह रहे हो हमने इतना विकास किया, जी, तो ऐसी कौन सी नौबत आई कि दिल्ली में आपने मनोज तिवारी को छोड़कर 6 के 6 सांसदों के विकेट गिरा दिए? जी जी, ये नहीं समझ में आया सर। और बताइए, इतने संस्कारी नेता आपके रमेश भदौड़ी जी, उनका भी विकेट गिर गया। बहुत बढ़िया नाम लिया आपने रमेश भदौड़ी जी। जब आपकी मेरी पिछले इंडिया वॉइस चैनल पे जब आपसे मेरी डिबेट हो रही थी और आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या रमेश भदौड़ी का टिकट कटेगा, संसद में जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया, आपने कहा था नहीं कटेगा। मैंने ये नहीं कहा था। हाँ। ना 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 ना, मैंने ये कहा था पार्टी का सर्वे होगा, पब्लिक के अंदर मैसेज दिए जाएंगे, जो रिपोर्ट कार्ड जैसा होगा वैसा उसे रिजल्ट मिलेगा, और अगर उनकी टिकट कटनी होगी तो 100% कटेगी। यानी आप मान रहे हो जो उन्होंने कर्म किए संसद के भीतर वो गलत थे? तो बिल्कुल मैं मान रहा हूं। मैंने तो तब भी इस बात पे एक बात और याद दिला दूं आपको मैं, कि उसी संसद के अंदर माननीय राजनाथ सिंह जी ने क्षमा मांगी थी, आपको याद हो तो, और मैंने भी आपके चैनल पे मांगी थी। नहीं, और लेकिन उन्होंने मांगी थी, लेकिन जिन्होंने ये कर्म किए थे संसद के भीतर उन्होंने क्षमा नहीं मांगी थी। तिलक जी मेरी बात तो सुनिए, लेकिन उनको पार्टी का जो आपने दायित्व चुनाव में प्रमोट करके कहा था कि यहां जाओ और प्रभारी बन जाओ आप। मैं जवाब दे रहा हूं आपको तिलक जी, या तो आप बहुत सारे प्रश्न कर लीजिए, मैं उत्तर बाद में दे देता हूं। सर क्या करूं, सवाल करने की आदत है। तो सर उत्तर भी तो सुनिए ना, फिर मजा कैसे आएगा, टोटे टोटे हो जाएगा फिर। मैं ये कह रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं सर कि रमेश भदौड़ी जी ने जो किया, पार्टी का जो दायित्व बनता था, पार्टी ने अपना दायित्व निभाया। और मैंने भी उसी डिबेट में कहा था आपसे, आपकी मेरी डिबेट चल रही थी, आपने कहा रमेश भदौड़ी जी के लिए आप गलत मानते हो, मैंने कहा जी मैं गलत मानता हूं। अगर राजनाथ सिंह जी भी माफी मांगते तो मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते माफी मांगता हूं। उन्होंने दानिश अली को गलत शब्द कहे, लेकिन मैंने उसमें यह भी कहा था उस डिबेट में, हाँ राहुल गांधी जी मौत का सौदागर बोलने पे माफी मांगेंगे क्या? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता माननीय प्रधानमंत्री को चोर बोलने पे, अडानी का दलाल बोलने पे सवाल ये था कि दिल्ली में मनोज तिवारी को छोड़कर 6 सांसदों के विकेट गिरे। अभी तो रमेश भदौड़ी का नाम लिया, जब जैसे विपक्ष की बात है तिलक चावड़ा जी बहुत बढ़िया, मेरे प्रश्न का उत्तर देने के बाद अगर कोई प्रश्न हो गया तो कोई उत्तर नहीं, ठीक है, जैसा आप ठीक समझे बताएं सर प्लीज। सांसद तिलक जी 6 के 6, एक मिनट मुन्ना खान साहब, एक मिनट जी।
6 सांसदों के विकेट गिर गए दिल्ली में, जी सिर्फ मनोज जी। तिवारी को छोड़ के। जब विकास किया तो ये सांसदों को हटाने की क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद का टिकट करना और उसके बदले दूसरा दे देना, इसका मतलब पहले वाले में कोई कमी नहीं थी। आप अच्छा। ये ना कहें कि पहले वाले सांसदों में कमी थी इसलिए बासुरी सबराज जी को टिकट दिया गया, या योगेंद्र चंदोलिया जी को टिकट दिया गया, या मल्होत्रा साहब को टिकट दिया गया। भाजपा का नीचे का कार्यकर्ता हो चाहे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो, ये भाजपा ही पार्टी है। आप कांग्रेस पार्टी के अंदर हिम्मत नहीं है कि गांधी परिवार को निकाल दे। अखिलेश यादव जी की पार्टी में, समाजवादी पार्टी में हिम्मत नहीं है कि यादव परिवार से किसी को निकाल दे। लालू यादव जी की पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है कि तो यादव फिर परिवार को खट्टर बाहर जी कल निकाल तक दे। मुख्यमंत्री थे, अब उन्हें आपने एमपी का चुनाव लड़वा रहे हैं। जी, मैं तो स्वागत करता हूँ इस कदम का पार्टी का। पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। तो खट्टर जी मैं जब इतना आपसे- विकास कर रहे थे फिर उनको एमपी का चुनाव क्यों? मैं बता रहा हूँ ना, करनाल भारतीय जनता पार्टी का निचले से लेके कार्यकर्ता और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सब एक समान है। यहाँ पर कोई इस विचारधारा से नहीं चलते। नहीं, परिवारवाद, देखिए हरियाणा में इतने विकास हो रहा था, विकास की गंगा बह रही थी और खट्टर जी, जी के बिल्कुल। पास पूरा योगदान था उसका। तो फिर एक व्यक्ति जो इतना अच्छा काम कर रहा है उसे आप कह रहे हो कल तक कि ये बहुत अच्छा, मंच से कहा ना देश के प्रधानमंत्री ने, और अगले दिन वो बिल्कुल जो कहा। है फिर पता चलता है कि भाई वो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, एमपी की एक सीट भी, अगर एक सीट की जीत भी प्रधानमंत्री पद की जीत को तय करते हैं। एक सीट की भी वैल्यू है। आप उस एक सीट को छोटा आप मानते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एमपी की जीत भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार को चौगुना कर देती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप कि मुन्ना मनोहर खान लाल साहब अपनी खट्टर बात जी, रखिए, बोलिए खान साहब। मनोहर लाल खट्टर साहब कई लाख वोटों से जीतेंगे। 400 पार, अब बार 400 पार, उसमें अगर एक सीट कम भी हो गई तो क्या हो गया? 272 से तो आंकड़ा डबल है। मैं तो आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये तो मान लिया कि 399 सीट भाजपा जीत रही है। मैं इंडिया वॉइस के चैनल से माननीय मुन्ना खान जी को, कांग्रेस के प्रवक्ता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने मान लिया कि 399 सीट आती है। यही इंडिया अलायंस की, यही चावला जी, इंडिया अलायंस के प्रवक्ता को सुन लीजिए, वो मानने को तैयार है कि 399 सीट भाजपा की आती है। तो फिर चाहे ईवीएम को दोष दे रहे हो, फिर क्यों ईवीएम को दोष दे रहे हो? सारे इलेक्ट्रल बोर्ड की जानकारी दे देखिए, 2200 लोगों के 2200 लोगों की जानकारी सुप्रीम SBI कोर्ट के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन बोर्ड पे जो डिसीजन आया हम उसका स्वागत करते हैं। SBI भी मजबूर है सच बोलने से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सच बताने होंगे। नहीं मुन्ना खान साहब, बार बार इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रल मिनट, बोर्ड से चंदा किस का है? तिलक जी, इन्होंने मान तो लिया 399 सीट आ रही है, तो इनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि 400 में से एक सीट का इलेक्ट्रल बोर्ड बताए ना, इलेक्ट्रल बोर्ड की बताए। नारा आप भी लगाते हो, अभी बार 400 पार। ये फकेतों की सरकार, ये जुमलेबाजों की सरकार, मैं तो कह रहा हूँ जुमलेसर की सरकार है। अब की बार मुन्ना खान साहब नारे ठीक है, नारे लगाइए, लगाने चाहिए। एक मिनट, एक ना लगाने दे। नहीं, अब की बार झूठेसर की सरकार, अब की बार जुमलेसर की सरकार। मिनट सर, मालूम है ना रामलीला मैदान से केजरीवाल जी ने कैसे कैसे नारे लगाए थे आपको लेकर? एक मिनट सर। आम आदमी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी, ये मुन्ना खान भी उसको फर्जीवाल बोलते थे। एक मिनट कट्टर ईमानदार हो गए। एक मिनट प्लीज, राजनीतिक तूतू में नहीं, एक मिनट रुकिए ना सर प्लीज। नरेंद्र सोनी साहब, एक राजनीति में इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी ने राजनीति को बदला है या परिवर्तन करने की कोशिश की है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई माने ना माने गोयल साहब, ये तो हकीकत है। एक दौर था आपने कहा कि प्रधानमंत्री जहां से चुनाव लड़ेंगे हम वहां से चुनाव लड़ेंगे, कुछ इस टाइप का एक चैलेंज देने वाला मामला। पहले होता था कि गांधी परिवार जहां से चुनाव लड़ेगा वहां से कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। बोले क्यों? बोले कि गांधी परिवार लड़ रहा है, इसलिए छोड़ दो। यहां होता था रुद्र प्रताप जी, ये मैं गलत तो नहीं कह रहा, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारती थी और बीजेपी भी ऐसा प्रत्याशी नहीं उतारती थी जो चुनाव जीत पाए। लेकिन यह परंपरा भी बदली। सोनी साहब, क्या इस बार भी कुछ आप लोग ऐसा प्रयोग कर सकते हो कि दिग्गजों के सामने उतार दिया रण में, भले ही जमानत जब्त हो जाए वो बात अलग है? देखिए चावला जी, ऐसा है कि पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ। ये सारा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी जब से राजनीति में आए हैं तब से उन्होंने राजनीति के नए नए आयाम गढ़ने का प्रयास किया है और देश को एक नई राजनीति की ओर ले जाने का भी प्रयास किया है। पहले कभी
चुनावों में आपने देखा होगा, मैं ऐड कर देता हूं आपकी बात में, कभी बिजली मुद्दा नहीं होता था, कभी पानी मुद्दा नहीं होता था, कभी शिक्षा मुद्दा नहीं होता था। अब बनने लगा है। अब लोग काम के नाम पे वोट करना शुरू कर दिए, तो लोग सवाल भी पूछने लगे, लोग एजुकेट हुए हैं। ये एक अच्छी बात है, लोकतंत्र सोनी में साहब, एक अच्छी ठीक बात है, अच्छी बात है। आपने दूसरी तो वो बात- भी फ्री कर दिया, एक के साथ एक फ्री, जो जनता सोच भी नहीं सकती थी। बिजली पानी बहुत ठीक बढ़िया। है, लेकिन आपने उसके साथ भी फ्री कर दिया, एक के साथ एक, है ना? देखिए- मैंने, हाँ, मुद्दे पे आइए ना सर। हाँ, मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। दूसरी बात, आपने जो बीजेपी के कैंडिडेट्स को लेकर अभी चर्चा हो रही थी दिल्ली के अंदर बीजेपी के एक कैंडिडेट ऐसे उतारे गए हैं जो देश के भगोड़े ललित मोदी, उनके वकील के तौर पर, सरकार की ओर से उनके वकील के तौर पर खड़े हुए, ललित मोदी की ओर से खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ललित मोदी जी उनको धन्यवाद भी करते हैं ट्विटर पे, और ललित मोदी से उनकी बातचीत भी होती है। ईडी उनसे कभी पूछताछ नहीं करती कि भाई ललित मोदी जी कहाँ हैं, कब वापस आएंगे। वो देश के भगोड़े हैं। अभी जो फर्जीवाड़ा हुआ, लोकतंत्र शर्मसार हुआ, पूरी दुनिया में थू-थू हो गई कि चंडीगढ़ के अंदर सरेआम भारतीय जनता पार्टी के आदमी घपला करते हुए पकड़े गए। अनिल मसीह घपला करते हुए पकड़े गए मेयर के चुनाव में। उनकी तरफ से भी जब खड़े होने की बारी आती है तो बांसुरी स्वराज जी खड़ी होती है। तो जितने इस देश के भगोड़े चोर लुटेरे हैं, उन सब की तरफ से वकील कौन होती है? बांसुरी स्वराज जी। और उनको टिकट कौन देती है? भारतीय जनता पार्टी। वो आज चुनाव लड़ रही है नई दिल्ली के अंदर में। अब वहां के लोग भी तय कर लेंगे कि हमें ऐसे लोगों को वोट करना है क्या। अब ये कह तो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, देखो हमने रमेश बुद्धुड़ी का टिकट अरे भाई, रमेश बुद्धुड़ी का आपने टिकट काट दिया, लेकिन बदले में दिया किन लोगों को आपने? और आपने तो साथ साथ ये तो मान लिया ना कि पिछले 5-10 सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो अपने क्षेत्र में कभी गए नहीं। दे आज दिल्ली की जनता इसको मान रही है, देख रही है, तब आपको टिकट बदलना पड़ा। मनोज तिवारी तो हारेंगे क्योंकि उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। अब उनको किस नाम पे आपने दोबारा उतार दिया है, ये तो या तो मोदी जी जाने या भगवान जाने। आपको भी नहीं पता होगा, पवन गोयल जी को भी नहीं पता होगा। तो आज जिन लोगों को टिकट दिया जा रहा है, आप उनके रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता, आप कह रहे हैं रणबांकुरों को उतार दिया। रणबांकुरे, लोकतंत्र के मैदान में रणबांकुरे बनाता कौन है? जनता बनाती है। कल को तिलक चावला जी में अगर उम्मीद जगेगी, जनता को लगेगा कि तिलक चावला जी हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, अगले चुनाव तक तिलक चावला जी भी रणबांकुरे हो जाएंगे। तो जनता तो एक आम आदमी को बना देगी। भाई साहब, सोनी साहब कहानी सुनाते एक मिनट, मैं नाम नहीं लूंगा। आप ही के पार्टी के एक बड़े हैं, पद पर हैं, मैं जूनियर नहीं बोलूंगा, मेरी सहयोगी रही हैं वो, ठीक, वो ठीक है, राजनीति का शौक जिनको था, आपने उनको पत्रकार से विधायक बना दिया और सदन। हमें शौक ना है, हमें ना घसीटो, आप लोग आपस में निपटो। गोयल साहब जल्दी से जवाब दो और फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप पूरी डिबेट में मेरे को देख रहे होंगे, हमें मोदी जी की गारंटी पे भरोसा, हम उसका परिवार है और अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। आपने सोनी साहब को और कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना होगा कि इन्होंने एक बार भी ना ही तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने अपने कैंडिडेट की तारीफ की, ना ही कांग्रेस वालों ने। इन्होंने भाजपा की कमियां ही देखी। हमने कर दी ना आपके कैंडिडेट की तारीफ। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सॉरी साहब, डरो मत। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, हमने कर दी आपके कैंडिडेट की तारीफ। आपको तो करनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी, आपको पता है सीधी सीधी हार है, तभी तो जो भ्रष्टाचार, हमने तो बता दिया ना गोयल साहब, तभी तो आपके कैंडिडेट की तारीफ हमने कर दी। हमने बता दिया कितने लायक हैं आपके कैंडिडेट, हमने बता दिया जनता को। तभी तो सोमनाथ भारती का नाम नहीं लिया, कुलदीप कुमार का नाम नहीं लिया, आपको भरोसा ही नहीं। सोमनाथ भारती जीतेंगे, सोमनाथ भारती जीतेंगे, बांसुरी स्वराज हारेंगे, और अभी कुलदीप के सामने जिनको उतारा वो भी हारेंगे। मैं तो कह रहा हूँ आप दोबारा डिबेट में आइएगा रिजल्ट के बाद, सामने बैठेंगे दिल्ली में। फिर दोबारा ये भ्रष्टाचारी पार्टी मिल तो गई आपस में, जो एक दूसरे को भ्रष्टाचारियों का भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताती थी, ये दोनों मिलकर भी एक सीट दिला पाएगी। अजीत पवार की पार्टी कौन है? आज अजीत पवार जिनके संरक्षण में डिप्टी सीएम बने हो, उसकी पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। नहीं, आज ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। एक मिनट आप बताइए ना, तो भ्रष्टाचारी पार्टी मुन्ना खान साहब, एक मिनट प्लीज। मुन्ना खान साहब जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं रुद्र जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट, मुन्ना खान साहब। देखिए, ये तो अब तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और झोला उठाने की बारी इनकी आ चुकी है। जिस तरीके से शाह और सहनशाह ने आगे में, तो हमारा क्या, हम तो झोला उठाएंगे चलेंगे। तो आज ये समझ में आ गया जनता को कि झोला उठाने की बारी आ गई
और ये जो 10 साल आए थे ये सिर्फ इसलिए आए थे ताकि अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का सर ये मुद्दे आप 2014 के बाद से लगातार सारे उठा रहे हैं। कारण अपने अंदर लिए जाए। खान साहब ये मुद्दे लगातार आप उठा तो रहे हो हर चुनाव में। मैं कह तो रहा हूँ, अब आप बताएंगे कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रही है। तो चुनाव हिटलर भी जीतता था तिलक जी, चुनाव हिटलर भी जीतता था। ऐसे मत बोलो, इंदिरा गांधी भी चुनाव जीती हैं लगातार। ऐसे मत बोलो मुन्ना खान साहब। अरे मैं कह 400 पार तो राजीव गांधी भी लेकर आए थे, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? वो पारदर्शिता थी उस टाइम। अच्छा, तब पारदर्शिता नहीं थी। उठा रहे थे। अभी वकील सवाल उठा रहे, जवान उठा रहे, किसान उठा रहे, महिलाएं उठा रहे, अभी सभी सवाल उठा रहे। सवाल ये है ना कि सवाल तो देखिए पारदर्शिता नहीं है। आज तो सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा कि नहीं आप चुनाव पारदर्शिता करवाइए। क्या वजह थी कि वो चुनाव आयुक्त को हाथों हाथ बदला गया रातों रात। राजीव जी, ठीक है राजीव जी मुन्ना खान की साहब, आप सहयोगी नहीं लगातार समझ में इलेक्ट्रल बॉन्ड के और उसका जिक्र कर रहे हो। एक मिनट गोयल साहब जी उसका उत्तर दे दीजिए। बार बार वो उसी मुद्दे पर उनकी सुई अटक गई है, जैसे राहुल गांधी जी की अटक जाती है राफेल 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 राफेल, फिर अडानी 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 अडानी। अब वो उनकी सुई खान साहब की अटक गई है। वो कह रहे इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर कुछ बोल दीजिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं। हम इनकी तरह 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं चले जाएंगे। राम मंदिर के खिलाफ 370 और सुनिए मुन्ना खान साहब आपने सवाल उठाया, अब उत्तर तो ले लीजिए उनसे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। आपकी तरह 370 पर सवाल नहीं उठाएंगे, पुलवामा अटैक पे सवाल नहीं उठाएंगे, 3 तलाक पे सवाल नहीं उठाएंगे, राफेल पे सवाल नहीं उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से डांट खा के आ जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मसला है जी डाटा इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जी। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 24 घंटे में ही काम हो गया और उसी काम के लिए आप 30 जून तक की मोहलत मांगी जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाई तो 24 घंटे में वो काम हो गया। तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि कोर्ट की बात को किस तरीके से मानते हैं। और ये तो कोर्ट पे ही चैलेंज कर देते हैं। आपका कोई लेना देना नहीं था उसमें गोयल साहब, वो एसबीआई का मसला था। तो फिर तो ठीक है, तो फिर आप एसबीआई का सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी ना सर। अगर एसबीआई ये कह रहा है ना आप सर में 3 का अन्यथा ले गए बात को। गोयल साहब वो दरअसल ये कहना चाह रहे थे कि भाई 15 फरवरी को असंवैधानिक माना इन बॉन्ड को, कोर्ट ने माना सर। 6 मार्च तक, एक मिनट सर मैं पूरे टाइमलाइन रख देता हूं, 6 मार्च तक पूरा डाटा देने के लिए कोर्ट ने कहा। 15 फरवरी को कहा था ये असंवैधानिक है और 6 मार्च तक पूरा डाटा देने को कहा, मगर 4 मार्च को एसबीआई ने कहा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि मैलॉर्ड काम ज्यादा है इसलिए 30 जून तक की मोहलत दीजिए। कोर्ट नाराज हुआ। कोर्ट ने कहा 11 मार्च को कि भाई 24 घंटे के भीतर काम होना चाहिए और 12 मार्च तक सारा डाटा आ गया। यानी जो काम आप 30 जून तक लटका रहे थे 24 घंटे में कोर्ट की फटकार के बाद कैसे पूरा हो गया? इसका मतलब आपके पास डाटा था, आप देना नहीं चाह रहे थे। सवाल यह खड़ा हो रहा है। तो अगर इसमें एसबीआई का कोई कर्मचारी और अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसमें क्या बात है? वो क्यों ऐसा करेंगे कि 30 जून तक की मोहलत मांगेंगे जब उनके पास 24 घंटे में फिर डाटा कैसे आ गया? जी ये सरकार का दबाव था। मुन्ना खान साहब आपने सवाल उठाया, उसी का उत्तर ले रहा हूं ना, या तो आप सवाल पूछ लीजिए। तो ये तो बात कोर्ट में रखी जाएगी ना, कोर्ट उस पर जो निर्णय लेगा उसका फैसले का स्वीकार किया जाएगा। एसबीआई का अगर कोई कर्मचारी अधिकारी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो अब एक सेकंड मैं बात पूरी कर लूं। तो आप उसको एसबीआई को भी बीजेपी की शाखा बना रहे हैं क्या? आपका कहने का मतलब है एसबीआई की शाखा भी बीजेपी की है? सर वो सवाल उठा रहे, सवाल का उत्तर दीजिए ना आप। बात मैं भी सवाल ही का उत्तर दे रहा हूँ। इनके हिसाब से तो फिर एसबीआई की शाखा भी तो बीजेपी की शाखा हो गई। सर आप पारदर्शी सरकार है सर, वो उनकी तरह तो नहीं है ना आपकी 1 रुपया गया और 85 पैसे कहां चले गए पता नहीं चला। आप तो पारदर्शी सरकार है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि वो 6000 करोड़ का चंदा किसका है, तो वो तो जनता को जानने का अधिकार है ना कि जो 6000 करोड़ का चंदा आपको मिला वो चंदा किसका है, जनता को जानने का अधिकार है या नहीं है? बिल्कुल अधिकार है। मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है 18 करोड़ लोगों का है और उस परिवार के अंदर नंबर ऑफ पर्सन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। हाँ। इसलिए इस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा आता है। मैं इसका एक एग्जांपल और देता हूं। जब कांग्रेस राज में कांग्रेस की सरकार थी इतने सालों तक, अगर आप उनके चंदे की लिस्ट निकालेंगे तो पहले नंबर पे चंदा कांग्रेस पार्टी को भी आता था। निकालिए, अच्छी बात है, निकालना चाहिए गोयल साहब। जब जो हलफनामा कोर्ट में दिया गया है उसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर इस डाटा को देखिएगा, समझिएगा,
1 अप्रैल जी। 2019 से लेकर 11 अप्रैल 2019 तक 3,346 बॉन्ड खरीदे गए थे। अब जी। देखिएगा 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 18,872 बॉन्ड खरीदे गए। अब सुनिएगा कुल मिलाकर 22,217 बॉन्ड खरीदे गए, जिसमें से 22,030 बॉन्ड इन कैश करा लिए गए। है ना चिंता की बात कि पता चलना चाहिए जनता को, पारदर्शी सरकार है आप तो। पारदर्शी सरकार है तभी तो आपको पता चल रहा है। इनकी सरकारों के टाइम पे तो लोन भी दे दिया करते थे, पता भी नहीं चलता था। कितने लाख करोड़ रुपए के घोटाले हो गए। आप एक घोटाला नहीं बता सकते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी मंत्री ने, किसी पीएम ने, किसी सीएम ने, किसी विधायक ने किया हो। आप वोट को लेकर तो तलवार चला रहे हो, लेकिन आप कॉमनवेल्थ घोटाले की भी बात करो, आप वोट घोटाले की भी बात करो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वक्त से इजाजत आप दीजिएगा एक मुन्ना आरोप खान लगा साहब, सकते आपने डिबेट को घुमा दिया पूरा। आपने क्योंकि सवाल उठाया था, अहम सवाल था, इसलिए सवाल पूछ लिया, जवाब ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास आना चाह रहा था रुद्र जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। गोयल साहब आपका भी, मुन्ना जी आपका भी, और सोनी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासत है और सियासत में अभी बहुत किस्से आना बाकी हैं, लेकिन मुद्दों के बीच में रणबांकुरों का जो ऐलान किया गया है, संदेश बिल्कुल साफ है कि दिग्गज भी इस बार 400 पार के नारे के साथ रण में हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।